आज हम क्लास 11th के लिए वेक्टर स्टार्ट करेंगे। और वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो फिज़िक्स और मैथ का कॉमन टॉपिक्स है, लेकिन मैथ्स में भी आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो लास्ट में जाके पढ़ना है। मैथ में वेक्टर 3D पढ़ना है जो कि लास्ट में आपको मिलेगा, लेकिन हमको शुरुआत से ही काम आता वेक्टर का। तो वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो 11th के फिज़िक्स में भी काम आएगा और 12th के फिज़िक्स में भी काम आएगा। या एक लाइन में कह दें कि फिज़िक्स अब जब तक पढ़ना होगा तब तक वेक्टर काम आएगा। तो वेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फिज़िक्स के नज़रिए से। फिज़िक्स के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ऐसे ये मैथ्स वाले सर भी पढ़ाएंगे ही, लेकिन वो बाद में पढ़ाएंगे। तो वेक्टर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ व्यू दे देते हैं। आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति पढ़े होंगे 10th में। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था वो 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस केवल बताता था, लेकिन उसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये सिर्फ डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी इंडिकेट करेगा। डिस्टेंस तो बताएगा ही, साथ में डायरेक्शन भी बताएगा कि ए से बी या बी से ए, पी से क्यू या क्यू से पी। वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है। जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब कभी भी हम लाइन वाइन का डिस्टेंस मेजर करते थे तो वो सिर्फ डिस्टेंस आता था, सिर्फ डिस्टेंस आता था। डायरेक्शन का उसमें कोई ये नहीं है, डायरेक्शन का कोई चर्चा होता नहीं था। तो हम थोड़ा सा बैक जाना चाहेंगे। ये भौतिक राशि से हम स्टार्ट करेंगे। ये भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ये क्या है? ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, या ज़्यादा लंबा होगा तो हम 2 पार्ट में तोड़ करके बता देंगे। लेकिन वेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फिज़िक्स पढ़ने के लिए। 11th के फिज़िक्स में तो काम आता ही आता है, ये 12th के फिज़िक्स पढ़ने के लिए भी बड़ा काम आएगा। और ये पूरे सीरीज जो अभी हम स्टार्ट किए हैं, ये हिंदी माध्यम वाले बच्चे के लिए स्टार्ट किए हैं, और ख़ास करके बिहार बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करते हैं हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। ऐसे 11-12 का जो सिलेबस है वो लगभग सारे बोर्ड का एक जैसा है। CBSE और बिहार बोर्ड लगभग सेम है, थोड़ा बहुत एक आध टॉपिक का इधर उधर है, तो लगभग सेम टू सेम CBSE का ही सिलेबस बिहार बोर्ड भी फॉलो करता। तो हिंदी मीडियम और बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये सीरीज हमने स्टार्ट किया है। तो जिन लोगों को अगर हिंदी माध्यम में पढ़ना हो तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सबका प्लेलिस्ट हम बना देंगे चैप्टर वाइज। धीमा धीमा ही सही, आहिस्ता आहिस्ता से ही सारे चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जाएगा, वो भी समय रहते हुए। तो चलिए, भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होता है? तो भौतिक राशि के बारे में हम यूनिट एंड डायमेंशन में भी चर्चा किए। एक ऐसा राशि जिसे हम देख सकें या नहीं तो कम से कम अनुभव कर सकें, तथा इसे आसानी से मापा जा सके, भौतिक राशि कहलाता था। ये भौतिक राशि मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है अदिश राशि। क्या होता है? अदिश राशि। और दूसरा होता है सदिश राशि। हालांकि इसका एक और टाइप होता है जिसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। वो 2 वेक्टर का रेशियो होता है। तो हम बहुत ज़्यादा इन डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इसको 2 भाग बांटते हैं। अदिश राशि जिसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और ये सदिश राशि इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये सदिश राशि क्या है? सदिश राशि एक ऐसा राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, अर्थात दिशा नहीं होता। जैसे समय का केवल परिमाण होता है। जैसे द्रव्यमान का केवल मास में तो मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन इसका कोई दिशा नहीं होता। जैसे तापमान, इसका भी कोई दिशा नहीं होता। और भी
कार्य का अमाउंट होगा 10 जूल, 20 जूल, 50 जूल, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। कोमा चाल का भी कोई दिशा नहीं होता, इसका सिर्फ ETC। ये सब अदिश राशि है। तो ये एक ऐसा राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, अमाउंट होता है, लेकिन इसका कोई दिशा नहीं होता। अब है सदिश राशि, एक ऐसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, सदिश मतलब दिशा के साथ। तो एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, वो सदिश राशि कहलाता है। इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो विस्थापन, जिसको अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके अलावा वेग, जिसको वेलोसिटी कहते हैं। इसके अलावा और भी देखना हो तो त्वरण, बल, संवेग, ये सब ऐसा राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। अब इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? पूरे चैप्टर का नाम ही है सदिश, अदिश पढ़ना नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग बचपन से ही जोड़, घटा, गुना, भाग, अदिश राशि का पढ़ते आए हैं। जैसे 4 + 4, जैसे 4 kg + 4 kg तो 8 kg हो जाएगा। 4 घंटा + 4 घंटा तो 8 घंटा। तो अदिश राशि का जोड़, घटा, गुना, भाग यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इन डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सदिश राशि का जो एडिशन, सब्सट्रैक्शंस है और मल्टीप्लिकेशंस है, इसका रूल रेगुलेशन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसीलिए हम यहाँ इन डिटेल से सदिश राशि के बारे में ही पढ़ेंगे। अब सदिश राशि का डिफिनेशन क्या था वो तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सदिश राशि क्या होता है? एक ऐसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, सदिश राशि कहलाता। जिसको लिखना हो लिख लेंगे डिफिनेशन। अब है कि सदिश राशि को डिनोट कैसे किया जाता है। तो जैसे कोई भौतिक राशि है बल अगर सदिश राशि है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो उसी भौतिक राशि के संकेत के ऊपर तीर का चिन्ह लगाया जाता है। भौतिक राशि के संकेत के ऊपर किसका चिन्ह लगा देंगे? तीर का चिन्ह। एफ वेक्टर लिखने का मतलब हुआ इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा। जैसे संवेग को P से डिनोट करते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे तो ये P वेक्टर हो गया, यानी संवेग। अच्छा, कोई कहेगा सर द्रव्यमान को भी M वेक्टर लिख सकते? नहीं, M द्रव्यमान है। M जब तक द्रव्यमान है, द्रव्यमान चूँकि भौतिक राशि होता नहीं है तो इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर लगाया है तो वो सिंपल समझें कि गलती से लगा चुका है, क्योंकि ये M वेक्टर का कोई मतलब नहीं है। M मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान सदिश राशि है नहीं तो उसको सदिश के रूप में हम लिखेंगे क्यों? जैसे कोई बोलेगा सर टाइम, समय, तो समय भी सदिश राशि नहीं है, इसके ऊपर भी तीर का चिन्ह नहीं लग सकता। तो तीर का चिन्ह केवल उसी भौतिक राशि के संकेत के ऊपर लगाएंगे जो वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो। तो मतलब ये कि किसी भी सिंबल के ऊपर अगर तीर का चिन्ह लग गया, जैसे इसको ए वेक्टर, क्या पढ़ेंगे? ए वेक्टर, इसको पढ़ते क्या है? तो ए वेक्टर। अच्छा, हिंदी में लिखेंगे तो ए सदिश। जैसे मान लीजिए कहीं टाउ वेक्टर लिखा हो तो टाउ वेक्टर या टाउ सदिश। तो कोई भी, हाँ एक चीज़ और, कोई भी सदिश राशि है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सदिश राशि को हमेशा वेक्टर के फॉर्म में ही लिखें। कई बार इसके डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है तो सिर्फ हम स्केलर फॉर्म में टाउ वेक्टर को टाउ लिखते हैं। जैसे मान लें फोर्स, एफ वेक्टर है तो यहाँ फोर्स का डायरेक्शन अगर हमको कंसीडर नहीं करना है या फोर्स के डायरेक्शन से हमको अगर मतलब नहीं है तो इसको सिंपल एफ लिखा जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी भौतिक राशि को सदिश के रूप में अगर डिनोट करना है तो उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा होता है। तो तीर का चिन्ह यानी एरो का साइन। अच्छा, एरो में भी एक खास बात है, ये जो अगला हिस्सा आपको दिख रहा है इसको हेड कहा जाता है। तीर के चिन्ह का ये जो अगला हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है? हेड। और ये जो पिछला हिस्सा है इसको टेल कहा जाता है। टेल मतलब होता है पूंछ, हेड मतलब सिर। तो एरो के साइन का जो अगला हिस्सा है इसको हेड और पिछले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे? टेल।
अब है कि सदिश राशि को डिनोट किया कैसे जाता है, तो संकेत के ऊपर तीर का चिन्ह यानी एरो का साइन लगा दिया जाता है। अब हम आते हैं सदिश के प्रकार के बारे में। सदिश के प्रकार, तो सदिश के प्रकार तो ढेर सारे प्रकार आपको देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप्स हो सकता है, या किसी में 10, 12, 13, 14 वो भी हो सकता है, किसी में 15 भी हो सकता है। इसका कारण क्या है कि वेक्टर के टाइप जो होता है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना टाइप हम पढ़ाएं इतने टाइप आपको देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे प्रकार हैं। तो जो हमको काम का प्रकार है टाइप्स ऑफ वेक्टर, वो हम बात करते हैं। जो काम का वेक्टर्स, चूँकि अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरीके से सदिश को डिफाइन किए हैं, उसमें अलग अलग टाइप में बांटा गया है। तो सदिश के प्रकार, जो काम का चीज़ है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो सदिश के मुख्यतः जो प्रकार हैं, इसमें एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसको हम लोग इकाई सदिश कहते हैं। हम केवल एक बार नाम लिख देते हैं, तब एक एक करके हम इन डिटेल से सबको देखेंगे। एक होता है यूनिट वेक्टर जिसको इकाई सदिश कहते हैं। एक होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को हम लोग बोलते हैं समकोणिक इकाई सदिश। समकोणिक इकाई सदिश, इकाई सदिश। इसी तरीके से एक होता है स्थिति सदिश, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। 11th क्लास के जितने बच्चे हैं सभी लोग कॉपी में अपना अपना नोट कर लेंगे, नहीं तो बाद में परेशानी होगा। स्थिति सदिश ये पोजीशन वेक्टर है। और एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको विस्थापन सदिश कहते हैं। विस्थापन सदिश, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके अलावा एक और वेक्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं समान सदिश। समान सदिश, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। एक होता है असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर। असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। इसके अलावा एक और सदिश आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, जिसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? अपोजिट वेक्टर। और एक होता है असमान सदिश। एक होता है समांतर सदिश। समांतर सदिश, इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। पैरेलल के अलावा एक एंटी पैरेलल भी होता है जो कि विपरीत समानांतर होगा। विपरीत समांतर, खैर रहने दें, इसी से काम चल जाएगा। समांतर सदिश। इसके अलावा एक होता है शून्य सदिश। शून्य सदिश, शून्य सदिश को हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। इसके अलावा भी इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं शून्य सदिश को। इसके अलावा एक होता है कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक रेखीय सदिश। एक रेखीय सदिश, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर एक होता है कोलिनियर वेक्टर, एक रेखीय सदिश। एक टर्म होता एक तलीय सदिश। क्या होता? एक तलीय सदिश, इसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर, एक तलीय सदिश। इसके अलावा होता असमतलीय सदिश, नॉन प्लेनर वेक्टर। इसके अलावा भी हम नॉन प्लेनर वेक्टर, उसके अलावा फ्री वेक्टर, ये पोलर वेक्टर। तो बहुत सारे वेक्टर को और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, या देखने का और भी टाइप देखने को मिल सकते हैं।
तो चलिए जो मेन काम का है, जैसे इकाई सदिश बार बार काम आएगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ये काम आएगा, स्थिति सदिश काम आएगा, विस्थापन सदिश काम आएगा, इक्वल और समान सदिश काम आएगा, विपरीत सदिश काम आएगा, समांतर सदिश काम आएगा, एक रेखीय कोलिनियर वेक्टर भी कई बार काम आता है, और एक तलीय सदिश नॉन प्लेनर वेक्टर मतलब असमतलीय सदिश यहाँ लिख सकते हैं। एक और लिख देते हैं असमतलीय सदिश, असमतलीय सदिश, तो नॉन प्लेनर वेक्टर। तो एक एक करके अब हम सारे टाइप को देखते हैं, और सारे टाइप को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये टर्म बाद में काम आएगा, और हमको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए भी इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा, और इसका जो रूल रेगुलेशन आगे आएगा वो भी बड़ा काम आएगा। तो हम एक एक करके सारे टाइप देख लेते हैं, उसके बाद इसके एडिशन, सब्सट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशंस के रूल भी देखेंगे। तो ये वेक्टर थोड़ा सा लंबा खींचेगा, हम चाहेंगे कि 2 से 3 वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट सारा अंत हो जाए। और वेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है फिजिक्स के नज़रिए से, इसके बिना फिजिक्स में बहुत जगह प्रॉब्लम आएगा, बहुत जगह प्रॉब्लम आएगा। इसके अलावा एक कैलकुलस है जिसका पार्ट हम डिफरेंसेस और इंटीग्रेशंस पहले भी वीडियो बनाए हैं, वो आप लोग के बीच हम शेयर कर देंगे, उससे भी देख के काम चला सकते हैं। तो चलिए ये इकाई सदिश क्या है, तो इकाई सदिश क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। इकाई सदिश को अभी इन डिटेल से तो हम बहुत ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी हम जितना हो सकता है उसको देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद एक ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है जिसको कि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद भी ये पकड़ में आएगा। देखेंगे ये इकाई सदिश क्या होता है। इकाई सदिश 2 बार लिखा गया, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर ये एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 1 होता, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग इकाई सदिश कहते हैं। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग इकाई सदिश कहते हैं। किसी भी संकेत के ऊपर अगर ये कैप का साइन लग गया, जैसे मान ले बी कैप, तो इसको पढ़ते क्या है देखेंगे। जैसे मान लीजिए एफ पे कैप लग गया तो एफ कैप, तो इसको पढ़ते हैं ए कैप। तो ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए, क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इसको क्या पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ बी, यूनिट वेक्टर ऑफ बी। इसको बोलते हैं ए का इकाई सदिश, ए का इकाई सदिश, ए का इकाई सदिश। इसको यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो इसको बोलते हैं बी का इकाई सदिश, बी का इकाई सदिश। और इसको बोलते हैं एफ वेक्टर या एफ कैप, तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ एफ, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ, यानी एफ का इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ हिंदी में लिखें तो एफ का इकाई सदिश। अब है कि किसी का इकाई सदिश बनेगा कैसे, कहाँ से आएगा, तो हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं ए वेक्टर है, अगर ए वेक्टर कहीं लिखा हुआ है तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, लेकिन ए कैप लिखा हुआ तो ये फिक्स है कि ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। जैसे कहीं बी कैप लगा हुआ तो इसका बी कैप मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है बी का 1 ही होगा, भले डायरेक्शन जो हो वो होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। एफ कैप तो इसका भी जो डायरेक्शन होना होगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड जो भी होगा, लेकिन एफ कैप जब कभी भी लिखा जाए तो इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 रहा होगा, यानी परिमाण 1 होगा। तो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ए वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए एक उपाय है, ए कैप में कन्वर्ट करने का। इसका जितना मैग्नीट्यूड है, जितना अमाउंट है उतना से डिवाइड कर दीजिए। तो ए वेक्टर में ए के मॉड से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये 2 सीधा लाइन जो खींचा गया है, जो पहली बार पढ़ने ध्यान देंगे, इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर। सुनेंगे इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर, या इसी को पूरा लिखेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। क्या लिखेंगे,
मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, या इसी को दूसरे तरीके से हम बोलना चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या इसी को हिंदी में लिखना चाहें तो ए वेक्टर का परिमाण। देखेंगे हम पढ़ने का किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। ये दोनों वेक्टर साइन है और ये मॉड लगा हुआ, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर जब कभी भी किसी, जैसे मान लीजिए एफ वेक्टर है तो इसमें अभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन जैसे ही मॉड लग गया तो अब इसका डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ अमाउंट, हाउ मच, 10, 20, 50, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में ये बात करता है। जैसे कभी भी मॉड ऑफ ए वेक्टर लग गया तो मॉड ऑफ ए वेक्टर यानी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का सिर्फ परिमाण यहाँ आएगा, इसमें डायरेक्शन नहीं बच जाता। तो किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ये बात हम लोग याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए बी कैप निकालना हो तो कुछ नहीं, किसी भी वेक्टर का अगर बी कैप निकालना हो तो उस वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं पी कैप निकालना, पी का इकाई सदिश निकालना, तो पी कैप यदि पी का इकाई सदिश निकालना तो पी वेक्टर में मॉड ऑफ पी वेक्टर लिख देते हैं। पी वेक्टर में क्या लिख देते हैं? मॉड ऑफ पी वेक्टर। तो पी का इकाई सदिश, तो पी वेक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कहीं एस का इकाई सदिश निकालना हो तो एस वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एस वेक्टर लिख सकते हैं। ये था इकाई सदिश। और इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है? इकाई सदिश बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, हम थोड़ा सा चर्चा कर दें कि एक ऐसा अंक है कि किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना कर दें तो उसके मैग्नीट्यूड पे असर नहीं आता, लेकिन होता क्या है कि उसको डायरेक्शन मिल जाता है। तो यूनिट वेक्टर जहाँ कहीं भी किसी को डायरेक्शन इंडिकेट करना हो तो हम हमेशा यूनिट वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है। और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का खास बात क्या है कि उसके मैग्नीट्यूड पे यानी परिमाण पे यानी उसके अमाउंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। साथ में फ्री में क्या मिल जाएगा? आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। इसलिए यूनिट वेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कहीं एफ है, फोर्स दिया हुआ, अब इसको डायरेक्शन देना है तो डायरेक्शन हमको नहीं पता, तो किसी के यूनिट वेक्टर से लाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको साथ में इसके मैग्नीट्यूड पे तो असर नहीं आएगा, लेकिन इसको डायरेक्शन मिल जाएगा। यही फ़ायदा होता। तो एक इसीलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी यूनिट वेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन जहाँ कहीं भी इंडिकेट करना हो तो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्योंकि इससे मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता। अब दूसरा टाइप था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब देखेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इसको हिंदी में बोलते थे समकोणिक इकाई सदिश। अच्छा, समकोणिक इकाई सदिश। अच्छा, आप लोग को हम थोड़ा देर पहले भी बताए थे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जैसा ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल डिस्टेंस आता था नियामक ज्यामिति में, इसमें डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आता, बस फर्क इतना ही है। तो उसमें हम लोग एक्सिस वाइज काम करते थे। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर इससे होता, तो इस तरीके से हम डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम इसको आरा तिरछा दिखाते हैं इस तरीके से। ये जेड एक्सिस देखिए, वहाँ क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई नियामक है 3, 4, 6, कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो इसके कोऑर्डिनेट के लिखने से ही पता चल जाता है कि कौन एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, कौन वाई का, कौन जेड का। तो पहला एक्स एक्सिस का, दूसरा वाई एक्सिस का, और तीसरा जेड एक्सिस का। लेकिन वेक्टर फॉर्म में ये इस तरीके से अरेंज करके लिखते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कई बार 0 भी होता, तो हम वेक्टर फॉर्म में इंडिकेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट हो तो उसके कोऑर्डिनेट के बगल में उसका सिंबल लिखते हैं। जैसे देख लीजिए आई वेक्टर या आई कैप, जब कभी भी एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को दिखाना होगा तो आई वेक्टर या आई कैप, आई वेक्टर या आई कैप लगाएंगे। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को ये इंडिकेट करेगा, और वाई एक्सिस के लिए जे वेक्टर या जे कैप ये, और जेड एक्सिस के लिए के वेक्टर या के कैप। हम एक बार पुनः कर दें, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता था, और ये तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है, वाई जेड पे परपेंडिकुलर है, जेड एक्स पे परपेंडिकुलर है। तो आई, जे और के, ये तीनों आपस में अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है
तो कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करने के लिए आई वेक्टर या आई कैप का इस्तेमाल करेंगे, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करने के लिए जे वेक्टर या जे कैप का इस्तेमाल करेंगे, और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट के लिए के वेक्टर या के कैप का इस्तेमाल करेंगे। एक बात और, ये समकोणिक इकाई सदिश है, मतलब आपस में, मतलब वैसा इकाई सदिश जो आपस में एक दूसरे पर लंबवत हो, आपस में एक दूसरे पर क्या हो, लंबवत हो। तो आई वेक्टर कोमा जे वेक्टर तथा के वेक्टर जो है ये एक समकोणिक इकाई सदिश है। कैसा इकाई सदिश है? ये एक समकोणिक इकाई सदिश है। मतलब आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, और मतलब चाहे आई कैप लिखें या आई वेक्टर लिखें, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। जे वेक्टर लिखें या जे कैप लिखें, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। के वेक्टर लिखें या के कैप लिखें, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। हाँ, आई वेक्टर या आई कैप एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को इंडिकेट कर रहा होगा, जे वेक्टर या जे कैप वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करेगा, के वेक्टर या के कैप जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करेगा। तो ये आई जे के जो है ये क्या, समकोणिक इकाई सदिश है। अब हम आते हैं स्थिति सदिश की बात करते हैं। स्थिति सदिश क्या होगा? स्थिति सदिश हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर तुलना करके पढ़ें तो ये काम और भी आसान होता चला जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी 10th में हम लोग पढ़े हैं, और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता था वो सब आप लोगों को अच्छे से पता है। ये स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर क्या, जैसे हम 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर बात करें, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये उसका ओरिजिन है, तो इसका एक कोऑर्डिनेट लेते हैं 3,4। क्या ले लिए? 3,4। ये 2 डायमेंशनल प्लेन में हमने एक कोऑर्डिनेट लिया 3,4। तो अंडरस्टूड है कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 3 है और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 4 है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। स्थिति सदिश क्या होता, मतलब एक ऐसा सदिश जो किसी वस्तु या कण का स्थिति यानी पोजीशन प्रदर्शित करता हो, उसी को स्थिति सदिश कहते हैं। मतलब एक ऐसा सदिश जो किसी वस्तु या कण का किसी क्षण स्थिति प्रदर्शित करता हो, उसी को स्थिति सदिश कहते हैं। तो ओरिजिन से इसको मिलाइए, इसे को आर वेक्टर हम कर देते हैं। तो देखिए, ओरिजिन से इस पॉइंट तक आने में हम कोऑर्डिनेट वाइज जोड़ेंगे कि कितना चलना पड़ा। तो जैसे हम डायरेक्ट शॉर्टेज डिस्टेंस मिला दिए, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। एक्सिस वाइज हमको चलना है, तो इस पॉइंट पी तक आने में हमको कितना चलना पड़ा। तो एक्स एक्सिस में जो है हमको 3 यूनिट चलना पड़ा, चूँकि 3,4 है, तो इसका एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है ये कितना 3, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना 4। यानी पॉइंट पी तक आने के लिए आपको एक्स एक्सिस में कितना यूनिट चलना पड़ा, तो 3। एक्स एक्सिस में चलना पड़ा 3 यूनिट, तो 3i वेक्टर, अब प्लस वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ा, तो 4j। ये क्या हो गया, 3i + 4j, ये पोजीशन वेक्टर हुआ। मतलब ये एक ऐसे पॉइंट को इंडिकेट करता है जो किसी वस्तु या कण की स्थिति प्रदर्शित कर रहा हो। इसमें अगर पूछते हैं कि सर मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, देखेंगे मॉड ऑफ आर वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, यानी आर वेक्टर का परिमाण, या इसी को मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर कहते थे। तो कुछ नहीं, अभी तो हम डायग्राम बनाए हैं, अंडरस्टूड है, डायरेक्ट कर देते हैं √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार का यहाँ तो डायग्राम बना है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर दिए। हर जगह डायग्राम बनाएंगे नहीं या बनाना संभव नहीं हो पाएगा, तो हम सीधा याद रखेंगे आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो यही है मॉड ऑफ आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है। मतलब एक ऐसा सदिश जो किसी वस्तु या कण का स्थिति प्रदर्शित करता हो, उसको हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं। यही अगर 3 डायमेंशनल प्लेन होता, तो 3 डायमेंशनल प्लेन में एक्स, वाई तथा जेड कोऑर्डिनेट, मतलब तीनों पॉइंट होगा। तो मान लेते हैं ये एक पॉइंट है जिसका 2, 3, -4 ये इस तरीके का है। तो इस पॉइंट तक आने के लिए एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस में 3 यूनिट चलना पड़ेगा, और जेड एक्सिस में -4 का मतलब डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं,
जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट निगेटिव होने का मतलब है कि आपने पॉजिटिव जेड एक्सिस में नहीं जा करके निगेटिव वाले जेड एक्सिस में चला गया। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर अगर लिखना हो तो देखेंगे कैसे लिखेंगे। ये आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर, हालांकि यहाँ भी हम प्लस में ही लिखेंगे चूँकि कोऑर्डिनेट खुद ही निगेटिव है, तो -4j वेक्टर हो जाएगा। तो फिर से याद रखेंगे, तो आर वेक्टर क्या हुआ, तो 2i, ये माइनस कोऑर्डिनेट होने का मतलब ये जैसे जेड एक्सिस अपवार्ड था तो ऊपर तरफ नहीं जा करके ये नीचे की तरफ गया, इसीलिए -4j कह पाया। ऐसे इसी में मॉड ऑफ आर वेक्टर अगर निकालना हो तो √i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इस तरीके से लिख देंगे। इसी में कोई बोलेगा सर निगेटिव होने के बाद भी ये पॉजिटिव कैसे हो जाएगा। पहले हमने कहा डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं, ये कोऑर्डिनेट निगेटिव होने का मतलब कि पॉजिटिव एक्सिस में ये नहीं जा कर के निगेटिव में चला गया, या पॉजिटिव एक्सिस में नहीं जा कर के निगेटिव एक्सिस में चला गया। जैसे देख लें, यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट अगर हम दे दें, एक्स वाई एक्सिस का है, एक कोऑर्डिनेट दे दें 3,-4, तो 3,-4, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस में 3 यूनिट तो चला, पॉजिटिव एक्सिस चला, लेकिन वाई एक्सिस में पॉजिटिव नहीं डायरेक्शन में नहीं जा करके इसके उल्टा डायरेक्शन में चला गया, जिसके वजह से ये -4 आ गया। तो यहाँ पोजीशन वेक्टर अगर लिखना हो, ये पॉइंट P है मान लो, तो ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर इक्वल कितना होगा, ये 3i - 4j, तो मतलब एक्स एक्सिस में कितना यूनिट चलेगा, 3 यूनिट, और वाई एक्सिस में कितना यूनिट चलेगा, तो 4 यूनिट। तो 3i - 4j, 3i कितना हो जाएगा, -4j। ये -4j का मतलब हुआ कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में नहीं जा करके निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग चला है। तो इसका भी मॉड निकालेंगे, तो √i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। या कोई कहेगा सर निगेटिव को ही आप क्यों स्क्वायर कर दिए, तो निगेटिव केवल ये बताता है कि पॉजिटिव एक्सिस में नहीं जा करके निगेटिव एक्सिस में गया। तो सीधा याद रखेंगे, जब कभी भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ भी किसी भी वेक्टर का अगर मॉड निकालना हो तो √i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के ये k होगा, सॉरी ये k वेक्टर होगा, तो k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। कोएफिशिएंट मतलब गुणांक होता है, मतलब i के गुणक का स्क्वायर प्लस j के गुणक का स्क्वायर प्लस k के गुणक का स्क्वायर। हाँ, कहीं किसी का गुणक निगेटिव है, इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, वो पॉजिटिव एक्सिस में नहीं जा करके उल्टा नेगेटिव एक्सिस में गया, इसलिए वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट इंडिकेट कर रहा। तो चलिए, ये स्थिति सदिश भी मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं विस्थापन सदिश की। विस्थापन सदिश क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या होता है विस्थापन सदिश, एक ऐसा सदिश जो किसी वस्तु का विस्थापन प्रदर्शित करता हो, उसको हम लोग विस्थापन सदिश कहते हैं। एक ऐसा सदिश जो किसी वस्तु का विस्थापन प्रदर्शित करता हो, विस्थापन सदिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक खेत है, खेत तो ऑलरेडी 2 डायमेंशनल प्लेन होगा, उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता, तो एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो मान लेते हैं एक खेत है, इसमें कोई एक गाय चर रहा है। गाय चरते चरते शुरुआती का मतलब ये ओरिजिन है, यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करें। शुरुआत में गाय यहाँ था और ये चरते चरते कुछ समय बाद यहाँ चला आया। तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, तो ये r1 वेक्टर, और ये फाइनल पोजीशन क्या हुई, तो r2 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच अगर निकालें तो यही जो होगा ये डेल्टा x वेक्टर होगा। क्या होगा, डेल्टा x वेक्टर। तो हम देखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में करेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब अंतिम स्थिति सदिश, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति क्या करेंगे, घटा देंगे। अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, प्रारंभिक स्थिति सदिश, यानी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को क्या करेंगे, घटा देंगे। अच्छा, यहाँ का पोजीशन हम मान लेते हैं x1, y1, z1, और यहाँ का जो पोजीशन मान लेते हैं x2, y2, z2, इस तरीके से। तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो अंतिम स्थिति कितना, तो x2i प्लस y2j
प्लस Z2k, ये अंतिम स्थिति x2i माइनस y2j प्लस Z2k अब माइनस ये क्या होगा अंतिम स्थिति अब माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो ये x1i प्लस y1j प्लस Z1k इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक, तो अब देखो इसमें होता क्या है कि वेक्टर में जब कभी भी माइनस या प्लस करना हो तो कोऑर्डिनेट वाइड माइनस या प्लस होगा, तो आई का मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट से जुटेगा या घटेगा, मतलब वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट से जुटेगा या घटेगा, और जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट से जुटेगा या घटेगा। जोड़ना भी होगा तो आई वाले को जे वाले से नहीं जोड़ेंगे या जे वाले को के वाले से नहीं जोड़ेंगे, कोऑर्डिनेट वाइज काम होता। तो यहाँ एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट ये x2 माइनस x1, उसी तरीके से x2 माइनस x1 ये हो गया आई वेक्टर, तो आई वाले तो y2 माइनस y1 ये y2 माइनस y1 ये j वेक्टर, अब प्लस z2 माइनस z1 और ये हो जाएगा k वेक्टर, ये हो गया डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को मॉड ऑफ एक्स वेक्टर अगर करते हैं, ये मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर क्या होगा, तो अभी तुरंत हम बताए थे किसी भी वेक्टर का अगर मॉड निकालना हो यानी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सीधा करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, यही है मॉड ऑफ डेल एक्स वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस तरीके से हम काम करेंगे। तो चलो ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसके अलावा एक होता था समान वेक्टर। देखो समान सदिश क्या है, समान सदिश के बारे में अगर हम बात करें समान सदिश क्या है तो हम इसके बारे में इक्वल वेक्टर। अच्छा इक्वल वेक्टर, वेक्टर में होता क्या है तो परिमाण और दिशा, वेक्टर में क्या होता परिमाण और दिशा। अच्छा इक्वल बात कर रहा है, इसका मतलब परिमाण को भी इक्वल होना पड़ेगा और दिशा को भी इक्वल होना पड़ेगा। मतलब वैसा दो सदिश जिसके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, वैसा दो सदिश। सदिश में होता क्या परिमाण और दिशा दोनों होता, अब दोनों के समान की बात कर रहा है। कोई भी वेक्टर में परिमाण और दिशा होता है तो समान यानी वैसा दो सदिश जिसके परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो तब जाके इसको बोलेंगे समान सदिश। परिमाण और दिशा दोनों क्या हो समान हो, दोनों समान हो, समान वेक्टर कहलाता। आज यदि हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो समान सदिश है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो समान सदिश है मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ए का दिशा बी के दिशा के बराबर है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि ए का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड बी का भी है, ए का जो दिशा है वही दिशा बी का भी है। तो दो वेक्टर तभी समान होंगे जब परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो, ये समान सदिश है। इसी में एक टर्म आता है असमान सदिश। असमान सदिश इसको हम लोग बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर। असमान सदिश ये क्या होता अनइक्वल वेक्टर, मतलब वैसा सदिश जिसका परिमाण या दिशा कोई भी या तो परिमाण या दिशा बराबर नहीं हो, असमान सदिश कहलाएगा। या तो परिमाण में गड़बड़ मतलब बदलाव होगा या तो दिशा में बदलाव होगा, अलग अलग होगा। तो वैसा दो सदिश जिसके परिमाण और दिशा या परिमाण और दिशा भिन्न हो या दोनों भिन्न हो, असमान सदिश कहलाएगा। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो असमान सदिश हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो असमान सदिश हो, तो हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, मतलब ये दोनों असमान सदिश ही रहेंगे, असमान सदिश। इसी में एक था अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर यानी विपरीत सदिश। विपरीत सदिश क्या है? वैसा सदिश जिसका परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो, उसको हम लोग विपरीत सदिश कहते हैं। परिमाण क्या हो? समान हो। तो यदि हम मान लेते हैं यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो विपरीत सदिश हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो क्या विपरीत सदिश हो, तब क्या होगा? दो विपरीत सदिश हो तब जो होगा
ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं। कोई कहेगा सर कैसे लिख दिया आप ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। देखिए हम क्या बोले, वैसा दो सदिश जिसका परिमाण समान हो लेकिन दिशा क्या हो, विपरीत हो। तो हमने क्या माना, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो क्या है, विपरीत सदिश है। तो हम जैसे मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर है, और ये क्या है, बी वेक्टर है। दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। तो देखिए दिशा क्या है, विपरीत है। एक जो है बाएं से दायां जा रहा है और दूसरा दाएं से बायां आ रहा है। तो इसके दिशा को अगर हम पलट दें, जैसे मान लीजिए जो पूरब जा रहा है उसको पश्चिम भेजना, जो उत्तर जा रहा है उसको दक्षिण भेजना, तो जस्ट उल्टा कर दिए तो इसमें माइनस साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस साइन। अब इसको थोड़ा देर के लिए अगर हम भूल जाते हैं, तो इसको अगर हम थोड़ा देर के लिए अगर भूल जाते हैं, देखिए जो वेक्टर ए वेक्टर का जो दिशा है वही दिशा माइनस बी वेक्टर का है। पहले तो परिमाण में बराबर था ही ए और बी दोनों, लेकिन दिशा में केवल उल्टा था। अब इसका दिशा भी पलट दिए तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का दिशा भी बराबर हो जाएगा और परिमाण भी बराबर हो जाएगा। इसलिए हम इनको ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं। यानी जब कभी भी विपरीत सदिश की बात हो तो उसका परिमाण समान है, केवल दिशा विपरीत है। तो दिशा को उलट देंगे तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर समान हो जाएगा। तो ये विपरीत सदिश था। इसी तरीके के समानांतर सदिश होता क्या है, तो समांतर सदिश में क्या होता है कि वैसा दो सदिश जिसके दिशा तो समान है लेकिन परिमाण समान है कि नहीं है इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दो समांतर सदिश है, तो ऐसा हो सकता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू के गुना बी वेक्टर होगा, के गुना बी वेक्टर होगा। तो कोई कहेगा सर ये के कॉफिशिएंट का है, मल्टीप्लाई कर दिए। देखो समांतर सदिश का मतलब दोनों का दिशा तो समान था ही, अब कौन ज़्यादा था कौन कम था नहीं पता, तो जितना ज़्यादा या कम था ना के से गुना कर दिए, इसलिए या परिमाण भी बराबर हो जाएगा और दिशा पहले से बराबर था ही। तो वैसा समांतर सदिश में क्या लिखेंगे, वैसा दो सदिश जिसके दिशा समान हो लेकिन परिमाण समान ना हो उसको समांतर सदिश कहते हैं। यदि मान लीजिए के से गुना कर देंगे तो इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर इक्वल टू के। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर का मान बी का 2 गुना, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो मान भी बराबर हो जाएगा, दिशा तो बराबर पहले से था। जैसे मान लीजिए बी वेक्टर का 3 गुना तो के बराबर 3 कर देंगे। तो इस तरीके से दोनों का परिमाण और दिशा बराबर हो जाएगा, तो ये भी समान सदिश हो जाएगा। एक होता है समतलीय सदिश, वैसा कोई भी सदिश जो एक ही तल में हो उसको समतलीय सदिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए बोर्ड एक तल है, इस बोर्ड में जितना कहीं भी वेक्टर होगा, जितना एक्स वाई जेड, जितना ए बी सी डी, जितना भी वेक्टर हो, अगर इस बोर्ड के तल में है तो वो समतलीय सदिश है। लेकिन अगर कुछ वेक्टर इस बोर्ड के तल में हो और कुछ वेक्टर वो छत के तल में हो, तो दोनों का तल अलग अलग हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं असमतलीय सदिश, असमतलीय सदिश। इसी में एक टर्म और लिखाए थे संरेखीय सदिश। तो संरेखीय सदिश क्या, जो एक ही रेखा के अलोंग हो, यानी एक ही दिशा के अनुदिश हो, इसको संरेखीय सदिश कहते हैं। इसमें एक और वेक्टर नल वेक्टर के बारे में हम चर्चा किए थे, शून्य वेक्टर। तो शून्य वेक्टर क्या होता है, वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। कहेगा सर ये शून्य वेक्टर आता कहाँ से, दो समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये शून्य हो जाता है। दो सेम वेक्टर जैसे m क्रॉस m करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे p क्रॉस p, दो समान वेक्टर का क्रॉस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य सदिश आता। तो चलिए आज हम वेक्टर के प्रकार के बारे में बात किए। अगले वीडियो में हम इसके एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि बहुत कम वीडियो में ये सब निपट जाए। चलिए आज भर इतना ही।